Hello everyone, welcome to IQ Civil's IAS Academy. This is Harshit Tomar, Senior Faculty at IQ Civil's IAS Academy. जैसा कि आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे जानते भी हैं एज ए हिस्ट्री टीचर, IR टीचर एंड PSIR फैकल्टी इन गुवाहाटी एज वेल एज इन दिल्ली करोल बाग। तो आज हम कुछ इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू अवर नेशनल एम्बलम। नेशनल एम्बलम, अब हालांकि हम सभी को पता है कि नेशनल एम्बलम है क्या। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ नेशनल एम्बलम और जो रीसेंट इशू है नेशनल एम्बलम से रिलेटेड, दैट वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन। एंड देन वी विल आल्सो सी सम questions with respect to national emblem which is also important for your UPSC as well as APSC examination. बट इसे शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूं दैट वी आर डिलाइटेड टू अनाउंस दैट IQ सिविल्स IAS एकेडमी ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव दैट इज फ्री इनिशिएटिव शुरुआत की है फॉर APSC एंड UPSC एस्पिरेंट्स के लिए कि जो भी रीसेंट इश्यूज हैं, जैसे कि आप में से काफी सारे लोगों को दिक्कत होती है कि करंट में कौन सा इशू पढ़ना है एग्जाम के लिए, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो अब आप सभी को पूरा न्यूज़पेपर, जिनको टाइम नहीं मिलता है न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो अब उन्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस इनिशिएटिव में डेली कोई भी फैकल्टी अपने डोमेन से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इश्यूज को डिस्कस करेंगे विच इज देयर इन योर करंट अफेयर्स। ओके, तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है IQ सिविल्स IAS एकेडमी का, और जो उनके डायरेक्टर हैं मैं उनको भी काफी शुक्रिया अदा करता हूं। तो सबसे पहली चीज, IQ सिविल्स IAS एकेडमी आप सभी को पता है काफी इंपॉर्टेंट इनके प्रोजेक्ट्स भी रहे हैं आसाम की गवर्नमेंट के साथ। ओके, और काफी अच्छे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं वहां के जो स्टाफ कॉलेजेस हैं उनके साथ, और काफी सारे सिलेक्शंस भी दिए हुए हैं, और आप गूगल रिव्यूज भी देख सकते हैं। 4.9 गूगल रिव्यूज है। ओके, नाउ तो ये सारे सीनियर फैकल्टीज हैं, और माई सेल्फ हर्षित उमर, मैं भी एक फैकल्टी हूं IQ सिविल्स IAS एकेडमी का। एक्चुअली आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके, तो आज हम इस सेशन में जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? और इस सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज और बता देता हूं कि अभी नेक्स्ट मंथ से IQ सिविल्स IAS एकेडमी न्यू बैचेस की शुरुआत करने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन की लाइनें खुल चुकी हैं, तो आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से। क्लियर? तो और इसी के साथ ही साथ IQ सिविल्स IAS एकेडमी ने बहुत ही एडिशनल प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं। जैसे कि आप में से काफी सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बट आपको पता नहीं होता कि आपकी प्रिपरेशन वो सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही है। क्लियर? तो इसी के साथ साथ IQ सिविल्स ने मेंटरशिप प्रोग्राम की भी शुरुआत की है। मेंटरशिप प्रोग्राम जिसमें हर इंडिविजुअल मेंटर जो है स्टूडेंट्स को 24/7 एंड वीकली, याद रखिएगा वीकली वंस, आपका याद रखिए कि मेंटर के साथ फेस टू फेस और फिजिकल सेशन भी होगा। जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं और डेली क्वेरीज को एड्रेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? दूसरी चीज, IQ सिविल्स IAS एकेडमी इज गोइंग टू लॉन्च इट्स NCERT कोर्स। NCERT कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब NCERT हम सभी को पता है काफी इंपॉर्टेंट बुक है सिविल सर्विसेज के लिए। NCERT इज लाइक वेदास ऑफ सिविल सर्विसेज। समझ में आ रहा है? अब बहुत सारे लोग आप में से ये सोचते हैं कि सर NCERT पढ़ने से सिविल सर्विसेज निकल जाएगा। देखिए, NCERT पढ़ने से सिविल सर्विसेज तो नहीं निकलेगा, बट NCERT अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। बिकॉज NCERT क्या है? NCERT बेस है, बेस। So to clear this examination, whether it is UPSC or APSC, you should have command over NCERT। समझ में आ रहा है? तो अब हम शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट इशू की, दैट इज नेशनल एम्बलम। Now why this issue is very important to us? First of all, we need to understand
because recently Prime Minister Narendra Modi, he unveiled the national emblem on the roof of new parliament building. अब डिफरेंस क्या है, जो पुराना नेशनल एम्बलम है और जो नया नेशनल एम्बलम है, इससे काफी सारी कंट्रोवर्सीज आ रही है न्यू नेशनल एम्बलम को लेकर. क्लियर? सो अब आर्ट एंड कल्चर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है न्यू नेशनल एम्बलम. अब वी नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज नेशनल एम्बलम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर. दैट इज जीएस पेपर 1 मेंस एग्जामिनेशन, क्लियर, and prelims. Clear? So with respect to national emblem, we need to understand Buddhism also, that is history. We need to understand Ashoka's policy also. Clear? अब तुम खुद देखो, एक टॉपिक which is related to GS paper 2, अब ये जो कंट्रोवर्सी है, this is related to GS paper 2, that is polity. Clear? और हिस्ट्री जो है दैट इज जीएस पेपर 1. तो आज हम इस सेशन में दोनों ही चीजें डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं नेशनल एम्बलम की, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केच एंड प्रोसेस ऑफ कास्टिंग नेशनल एम्बलम ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग, इट वेंट थ्रू 8 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन. अब ये जो कास्टिंग हुई है, इसमें कितनी स्टेजेस हैं? 8 स्टेजेस हैं, फ्रॉम क्ले मॉडलिंग से लेकर पॉलिशिंग तक पूरा. समझ में आ रहा है? नाउ what are the important features of national emblem that is cast unveiled by PM Modi? Now this is important for your art and culture, that is GS paper 1. अब सबसे पहली चीज, ये जो एम्बलम है ये किससे बना हुआ है? ब्रॉन्ज, और जिसका टोटल वेट है 9500 kg एंड हाइट कितनी है? 6.5 मीटर. क्लियर? सेकेंड थिंग, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्टील, जिसका वेइंग, इट इज वेइंग अराउंड 6500 kg, एंड ये क्यों बनाया गया है? उसको सपोर्ट देने के लिए. समझ में आ रहा है? अब एम्बलम को रूफ तक पहुंचाने के लिए उसको डिवाइड किया गया 150 सेगमेंट्स में, एंड देन असेंबल किया गया रूफ के ऊपर. अब नेशनल एम्बलम हम सभी को पता है कब अडॉप्ट किया गया था? 26 जनवरी 1950, जिस दिन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया. दैट मींस द सेम डे व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स. क्लियर? अब एम्बलम क्या है? इट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेमस लायन कैपिटल ऑफ फ्रॉम 250 BC, और ये किसने बनवाया था? अशोका. अशोका. क्लियर? तो ओरिजिनली इट वॉज डिस्कवर्ड एट सारनाथ, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, जहां पर गौतम बुद्ध ने पहला सरमन दिया था अपना, वेयर गौतम बुद्ध टॉट द धर्मा टू हिज डिसाइपल्स. कितने डिसाइपल्स थे उस समय? 5 डिसाइपल्स थे. ओके, 5 डिसाइपल्स एट दैट टाइम. क्लियर? एंड इट वॉज सेट अटॉप द फेमस अशोका कॉलम. क्लियर? So this is related to your art and culture GS paper 1. Now, अब पॉलिटी से किस तरीके से इस टॉपिक में पूछा जा सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो थोड़े बहुत डिजाइन में चेंजेस किए गए, समझ में आ रहा है? जो थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं जिससे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज शुरू हुई है, तो क्या हमारा लॉ परमिट करता है गवर्नमेंट को कि वो अमेंड करे नेशनल एम्बलम? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, विच इज रिलेटेड टू योर जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर मेंस. ये प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, बट यस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन. डज द लॉ परमिट द गवर्नमेंट टू अमेंड नेशनल एम्बलम? Because various allegations have been made that government is modifying or distorting the emblem. बहुत सारे ट्विटर, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोगों ने एक्सप्रेस किया दैट एम्बलम लुक डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन. तो इश्यू क्या है? इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन फैक्ट हैज द पावर टू मेक सच मॉडिफिकेशंस और चेंज द स्टेट एम्बलम और नॉट, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो एम्बलम को चेंज या मॉडिफाई कर सके? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स. सेवरल लॉज विद रेस्पेक्ट टू स्टेट एम्बलम. अब कौन कौन से लॉज जो कि जुड़े हुए हैं स्टेट एम्बलम से? पहली चीज, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005. सेकेंड लॉ है
स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया रेगुलेशन ऑफ यूज रूल्स 2007। अब पहला लॉ क्या कहता है, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। क्लियर, जो 2005 में ये एक्ट आया था। पहले क्या होता था कि जो अगर हम बात करें पहले की, तो स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इट वाज गवर्न्ड बाय अ सेट ऑफ एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन। दैट मींस लीगल सैंक्शन की जरूरत नहीं थी। लीगल सैंक्शन मींस पार्लियामेंट से पास कराने की जरूरत नहीं थी। एग्जीक्यूटिव के इंस्ट्रक्शंस पर उसको यूज किया जा सकता था। बट द एक्ट, हमें 2005 का ये जो एक्ट है ये लाना पड़ा। क्यों? क्योंकि स्टेट एम्बलम का मिसयूज होने लगा था अनऑथराइज्ड पर्संस के द्वारा, कि ताकि अनऑथराइज्ड जो मतलब गवर्नमेंट पीपल्स नहीं है या गवर्नमेंट अगर नहीं है, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो इसका यूज ना कर सके, मिसयूज ना कर सके, इसीलिए इस एक्ट को लाया गया। क्लियर? नाउ तो ये 2005 का एक्ट कहता क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, दैट द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इज एज डिस्क्राइब्ड एंड स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल टू बी यूज्ड एज एन ऑफिशियल सील ऑफ द गवर्नमेंट। इस एक्ट ने बोल दिया कि स्टेट एम्बलम को यूज किया जाना चाहिए एज एन ऑफिशियल सील ऑफ गवर्नमेंट। और जो ये शेड्यूल है एक्ट का, ये भी हमें बताता है दैट स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया इज एन एडेप्टेशन from the Sarnath lion capital of Ashoka, which is preserved and shall conform to the designs as set out in Appendix 1 और Appendix 2। समझ में आ रहा है? तो इस एक्ट ने ये भी जस्टिफाई किया, ये कहां से लिया गया है, सारनाथ लायन कैपिटल जो कि अशोका ने बनवाया था, वहां से प्रिजर्व किया गया। क्लियर? और इसके जो डिजाइन्स हैं इसके बारे में इस एक्ट के 2 अपेंडिक्स हैं उसमें दिया गया है। अपेंडिक्स फर्स्ट क्या कहता है कि जो डिजाइन स्पेसिफाई की गई है अपेंडिक्स फर्स्ट में, फॉर रिप्रोडक्शन इन स्मॉल साइजेस सच एज यूज इन स्टेशनरी, सील्स एंड डाई प्रिंटिंग, ये वाला अपेंडिक्स कहता है कि एम्बलम का हम यूज कर सकते हैं स्मॉल साइजेस में, स्टेशनरी के लिए, सील्स के लिए, डाई प्रिंटिंग। अगर आज आप देखें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सील क्या होती है, एम्बलम बना होता है और नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। क्लियर? दूसरी चीज, डिजाइन जो स्पेसिफाई की गई अपेंडिक्स सेकंड में, दैट मींस फॉर रिप्रोडक्शन इन बिगर साइजेस, इस एम्बलम को बिगर साइज में भी रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। नाउ तो अब हमें ये दोनों लॉज पता चल गए 2005 के एक्ट के। अब क्वेश्चन क्या उठता है, सो देयर इज अ स्टैट्यूट दैट स्पेसिफिकली states that state emblem should conform to the design set out in the act। जैसा एक्ट में डिजाइन बोली गई है उसी के हिसाब से हमें उसको यूज करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन हियर इज, डज द सेंटर हैव एनी पावर्स टू मेक चेंजेस टू द एम्बलम? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, क्या सेंटर के पास ये पावर है? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड सेक्शन 6 सबसेक्शन 2F ऑफ द सेम एक्ट, ये भी कहता है कि सेंटर विद पावर टू डू ऑल सच थिंग्स इंक्लूडिंग स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजाइन ऑफ द एम्बलम, की सेंटर के पास पावर है, समझ में आ रहा है, कि वो चेंजेस कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू डिजाइन ऑफ द एम्बलम। क्लियर? तो अब अगर ये एक्ट में ही ये सेक्शन दिया हुआ है दैट मींस इट इज लीगल। समझ में आ रहा है? तो प्रोविजन क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं टू डू ऑल सच थिंग्स इंक्लूडिंग डिजाइन में भी स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? जिस तरीके से उन्हें यूज करना है, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को सही लगता है। समझ में आ रहा है? तो अगर हम इस प्रोविजन के हिसाब से चलें तो गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक चेंजेस इन द डिजाइन ऑफ एम्बलम। बट एक चीज हमें ध्यान रखना होगा कि इस सेक्शन में सिर्फ बात किस चीज की गई है, चेंज इन डिजाइन, नॉट द चेंज ऑफ स्टेट एम्बलम इटसेल्फ। तो गवर्नमेंट ने अभी एम्बलम चेंज नहीं किया है, हल्का सा जो डिजाइन है लायंस का बस वहां पर चेंजेस किए गए, रोरिंग लायन। क्लियर? तो अगर हम इस एक्ट के हिसाब से देखें दैट इज इट इज लीगली करेक्ट। क्लियर और नॉट? आई होप इतना आपको समझ में आ गया। नाउ अब हम थोड़ा बात करेंगे कि ये नेशनल एम्बलम है क्या। ये एक रिप्रेजेंटेशन है हमारे कल्चर का, हमारे ट्रेडिशन का। समझ में आ रहा है?
कि भारत का क्या कल्चर था, भारत का क्या ट्रेडिशन था, क्योंकि हमारा ये नेशनल एम्बलम शो करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि इंडिया जो है कंट्री डाइवर्सिटी है से भरी हुई है. व्हाई? बिकॉज इंडिया एज ए नेशन, इंडिया एज ए कंट्री इज हैविंग वास्ट ज्योग्राफी. समझ में आ रहा है? इफ यू सी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, कश्मीर ज्योग्राफी इज डिफरेंट फ्रॉम साउथ इंडियन ज्योग्राफी. एंड कल्चर किस पे डिपेंड करता है? ज्योग्राफी पे. समझ में आ रहा है? इसीलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है हमारे. दैट मीन्स नेशनल एम्बलम इज द एसेंस ऑफ अवर कंट्री. इसीलिए नेशनल एम्बलम को ऑफिशियल लोगो बनाया गया. समझ में आ रहा है? नेशनल एम्बलम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ऑफिशियल लोगो ऑफ एनी कंट्री. समझ में आ रहा है? नेशनल एम्बलम इज वन ऑफ द नेशनल सिंबल्स ऑफ कंट्री. एंड इफ यू सी यूरोपियन कंट्रीज, अब आप में से काफी सारे लोगों को पता ही नहीं है यूरोपियन कंट्रीज के बारे में, मतलब उनके नेशनल एम्बलम के बारे में. इफ यू सी यूरोपियन कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशंस दे हैव लायंस, टाइगर्स एंड ईगल्स इन देयर नेशनल एम्बलम. एंड इफ यू सी अरब कंट्रीज, अरब वर्ल्ड में यूज किया जाता है क्रेसेंट एंड स्टार का उनके नेशनल एम्बलम में. समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ऑन 26 जनवरी 1950 a representation of land capital of Ashoka placed above the motto, that is हमारे नेशनल एम्बलम के नीचे क्या लिखा गया? सत्यमेव जयते. एंड सत्यमेव जयते वाज अडॉप्टेड एज द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया. तो लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका भी है, उसी के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते. यही हमारा क्या है? स्टेट एम्बलम है, यही हमारा नेशनल एम्बलम है इंडिया का. क्लियर? So it was chosen as a symbol of contemporary India's reaffirmation of its ancient commitment to world peace and goodwill. Clear? जो इंडिया का शुरू से ही, भारत का शुरू से ही कमिटमेंट रहा है वर्ल्ड पीस, गुडविल, दैट मीन्स वासुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज होल फैमिली. समझ में आ रहा है? नाउ नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया, इट इज अ मॉडिफाइड एडेप्टेशन फ्रॉम लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ. So originally अगर हम बात करें, लायन कैपिटल was installed on top of लॉयन पिलर also. सबसे पहले लॉयन पिलर एक है. अगर आप अशोका का आर्किटेक्चर मतलब इंस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे, एपिग्राफी पढ़ेंगे, वहां पर आप लॉयन कैपिटल, बुल कैपिटल ऑफ अशोका, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे. समझ में आ रहा है? हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में लॉयन पिलर को कहा जाता है अशोक स्तंभ. तो इसी को हमने ऑफिशियली अडॉप्ट किया 26 जनवरी 1950 को. तो आज आप देखेंगे जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं जो इशू किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उन सभी में नेशनल एम्बलम होता है, चाहे वो आपका पासपोर्ट हो, करेंसी नोट्स हो, कॉइन्स हो, इन सभी चीजों में. क्लियर? एंड दैट इज व्हाई यूज ऑफ नेशनल एम्बलम इज आल्सो रेस्ट्रिक्टेड, दैट इट विल बी यूज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज ओनली. कोई इंडिविजुअल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म में. एंड जब आप देखते हैं नेशनल एम्बलम, तो सेंटर में क्या होता है? व्हील होता है, जिसको कहा जाता है अशोक चक्र. क्लियर? एंड अशोक चक्र ऑल्सो अपीयर्स ऑन इंडियन नेशनल फ्लैग एज वेल. क्लियर? नाउ सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. क्लियर? सो नाउ आप देख सकते हैं ये इमेज. क्लियर? दिस इज आवर नेशनल एम्बलम, नेशनल emblem. Clear? This is lotus shape. These are 3 lines और एक लाइन पीछे है. Clear? अब इन सभी लाइंस की इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा. अशोक चक्र में 24 स्पोक्स हैं. अब ये स्पोक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा. These animals, horse and all, इन सभी चीजों के बारे में आज इस सेशन में डिस्कशन करेंगे, ताकि एक होलिस्टिक व्यू जो है नेशनल एम्बलम का आपको पता चलना चाहिए कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है. क्योंकि यूपीएससी की डिमांड है, याद रखिएगा, यूपीएससी की डिमांड क्या है? यूपीएससी की डिमांड है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड द थिंग्स. आप में से काफी सारे लोग सिर्फ क्या करते हैं? रीडिंग, रीडिंग. समझ में आ रहा है? रीडिंग इज जस्ट अ प्रोसेस टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. बट आप में से ज्यादातर लोग रीड कर कर रख देते हैं, वो नहीं करना है. समझ में आ रहा है? नाउ
तो आर्ट एंड स्कल्पचर की अगर हम बात करें, नेशनल एम्बलम, इफ यू सी नेशनल एम्बलम हियर, सो देयर आर 4 लाइंस, वन हिडन फ्रॉम द व्यू। मैंने आपको बताया एक पीछे, ये लाइन क्या हमें शो करते हैं? लाइन शो करते हैं पावर, करेज, कॉन्फिडेंस, डेयरनेस। समझ में आ रहा है? इसीलिए लाइंस को किस पर रखा गया? सर्कुलर एबेकस पर, सर्कुलर एबेकस। ओके, एंड दिस इज गर्डेड बाय 4 स्मॉलर एनिमल्स, 4 स्मॉल एनिमल्स हैं। ओके, एंड विच इज सिंबॉलिक ऑफ गार्डियंस ऑफ 4 डायरेक्शन। और ये 4 एनिमल्स किस चीज का प्रतीक है, किस चीज का रिप्रेजेंटेशन है? 4 डायरेक्शंस का। देयर आर 4 डायरेक्शंस, 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। क्लियर? सो लायन कहां पर है? लायन इन द नॉर्थ, लायन इन द नॉर्थ, एलिफेंट इन द ईस्ट, एलिफेंट। अब एलिफेंट ईस्ट में क्यों है? आपको पता होना चाहिए एलिफेंट ईस्ट में इसलिए है बिकॉज ईस्ट ज्यादातर मार्शी एरिया है, और सबसे ज्यादा लायन कहां, सबसे ज्यादा एलिफेंट कहां पाए गए थे? मगध में। समझ में आ रहा है? इसीलिए आप देखेंगे कि जब 6th सेंचुरी बीसी शुरू हुई तो स्टैंडिंग आर्मी मगध से शुरू हुई। मगध, व्हाई? बिकॉज ऑफ वॉर एलिफेंट्स। मार्शी एरिया, ज्योग्राफी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है हिस्ट्री में। एंड देन हॉर्स इन साउथ, हॉर्स, एंड बुल इन द वेस्ट। तो ये 4 डायरेक्शन है एनिमल्स की। क्लियर? नाउ अब बुल क्या रिप्रेजेंट करता है? याद रखिएगा, बुल रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्क। रिमेंबर दिस थिंग, बुल रिप्रेजेंट्स हार्ड वर्क। क्लियर? एलिफेंट रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लायन किस चीज का प्रतीक है? ब्रेवरी, डेयरनेस। एंड हॉर्स रिप्रेजेंट्स लॉयल्टी, स्पीड एंड एनर्जी। इसीलिए आप देखेंगे एंशिएंट टाइम्स में एक कॉन्सेप्ट था, चक्रवर्ती सम्राट। अब आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ पढ़ के रख दिया होगा आपने, आपने इस चीज को समझने की कोशिश नहीं करी होगी। चक्रवर्ती सम्राट। और भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट कौन है? अशोका, अशोका। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ व्हाई? बिकॉज इफ यू सी द ज्योग्राफी, दिस साइड गुजरात, क्लियर, this is South India, this is Bengal, and North Himalayas, or you can say North, okay, Takshila at that time. Clear? Now try to understand one thing. Gujarat, why Gujarat is important? Because this is connected to, remember this thing, Persian Gulf. ये गुजरात किससे कनेक्टेड है? पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड है, पर्शियन गल्फ, दैट इज सेंट्रल एशिया। तक्षशिला वाज कनेक्टेड विद सिल्क रूट, लैंड सिल्क रूट, जो आज बीआरआई का पार्ट है। बंगाल वाज कनेक्टेड विद इंडो चाइना लैंड, इंडो चाइना, चाइना से सिल्क कहां पर आता था? इंडो चाइना लैंड में। और मलेशिया एंड इंडोनेशिया से स्पाइसेस कहां जाते थे? इंडो चाइना लैंड। इंडो चाइना लैंड मींस कंबोडिया, म्यांमार, लाओस। फिर वहां से आते थे, याद रखिएगा, बंगाल में। इसीलिए इसको गोल्डन लैंड भी कहा जाता है, ट्रेडिंग सेंटर था ये, गोल्डन लैंड। साउथ इंडिया क्यों इंपॉर्टेंट है? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर स्पाइसेस एंड कनेक्टिविटी टुवर्ड्स साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। ड्रॉ कर लेना ये, अगर इन चीजों के बारे में समझ जाओगे अपने आप हिस्ट्री समझ में आने लगेगी। ओके, हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड योर पास्ट। ओके, इट इज नॉट अ सब्जेक्ट टू मग अप द थिंग्स। क्लियर? नाउ सो 4 एनिमल्स, बुल रिप्रेजेंट हार्डवर्क, एलिफेंट स्ट्रेंथ, लॉयन ब्रेवरी, डेयरनेस, हॉर्स लॉयल्टी, स्पीड एंड एनर्जी। क्लियर? अब बीच में आपको क्या दिख रहा है? सेंटर में, दैट इज चक्र। नाउ बुद्धा का जो धर्म चक्र था, ओरिजिनली धर्म चक्र, जहां पर दैट इज सारनाथ में, जहां पर बुद्धा ने फर्स्ट सरमन दिया था,
ओरिजिनली उसमें कितने स्पोक्स थे? देयर वर 8 स्पोक्स, 8 स्पोक्स। 8 स्पोक्स रिप्रेजेंट जो बुद्धिज्म का धर्म चक्र है, दिस so those 8 spokes represents dharma chakra, that means 8-fold path given by Buddha. 8-fold path. 8-fold path also means ashtangika marg, right action, right conduct, right faith, right meditation, right knowledge. Clear? Okay, so everything is in the form of right direction. So बुद्धिज्म बात करता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज डायरेक्शन, डायरेक्शन, दैट इज अष्टांगिका मार्ग। तो ओरिजिनली धर्म चक्र में कितने स्पोक्स थे? 8, जो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अष्टांगिका मार्ग, दैट मीन्स 8-fold पाथ। अशोका स्टार्टेड अ पॉलिसी ऑफ धम्मा, क्लियर? एंड अशोक चक्र में कितने स्पोक्स हैं? 24। अब 24 स्पोक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जो आज हमारे नेशनल फ्लैग में भी है, इट रिप्रेजेंट्स 24 आवर्स इन अ डे। सो धर्म चक्र फीचर्स राइट बिलो 4 लाइंस के नीचे है। इट हैज 24 स्पोक्स जो रिप्रेजेंट करते हैं 24 आवर्स इन अ डे, ओके, विच सिग्निफाइज द टाइम, दैट मीन्स टाइम कैन नॉट बी बाउंडेड एंड इट्स पैसेज इज इनएविटेबल। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा, समय को कोई रोक नहीं सकता, ओके। इसीलिए कहा जाता है कि टीचिंग्स ऑफ ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। क्लियर? सी द मैसेज, सी द मैसेज। तुम्हें इन चीजों को रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, और ये अप्लाई करो अपनी लाइफ में। समझ में आ रहा है? देन abacus, now this thing, abacus. So abacus rest on, ये जो abacus है पूरा, ये किस पर है? This is on lotus in full bloom. समझ में आ रहा है? This is lotus in full bloom, जिसका मतलब होता है क्रिएटिविटी और फुलनेस, लाइक फाउंटेन हेड ऑफ लाइफ। क्लियर? फाउंटेन हेड, फुलनेस, क्रिएटिविटी। आज आप में से ज्यादातर लोग क्या है, चीजों को रटते हैं, तो क्रिएटिविटी जो आपके अंदर होनी चाहिए, समझदारी जो होनी चाहिए, विजडम जो होना चाहिए, वो क्या हो गया है? वो खत्म होने लगा है। इसीलिए ज्यादातर चीजें आपको टफ लगती हैं। क्लियर? नाउ इसी के नीचे क्या होता है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते। क्लियर? सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है? दिस कोट इज फ्रॉम मुंडाका उपनिषद इन देवनागरी स्क्रिप्ट, जिसका मतलब क्या है? ट्रुथ अलोन ट्राइम्स। तो ये जो एम्ब्लेम है, ये किस चीज को डिपिक्ट करता है? दिस इज द डिपिक्शन ऑफ इटर्नल एंड यूनिवर्सल पावर ऑफ राइटियसनेस एंड ट्रुथ। बिकॉज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्यन वॉज द सुपर पावर इन द वर्ल्ड। सुपर पावर थे। जैसे आज डॉलर पूरे वर्ल्ड की ट्रेड करने के लिए करेंसी है, बास्केट करेंसी है, उस समय मौर्यन करेंसी थी। सी द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया इन एंशिएंट पीरियड। समझ में आ रहा है? देन सो देयर आर अदर वर्जन ऑफ द सिंबल एज वेल ऑल्सो, लाइक इन बुद्धिज्म एनिमल्स ये जो है रिप्रेजेंट करते हैं 4 फेजेस ऑफ बुद्धाज लाइफ। तो अब एक चीज, अब आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर 4 एनिमल्स ही क्यों दिए गए? 4 एनिमल्स ही क्यों रिप्रेजेंट किया गया? इसके पीछे रीजन ये है, इफ यू टॉक अबाउट बुद्धिज्म, देयर आर 4 फेज इन बुद्धाज लाइफ। बर्थ, देन जब उन्होंने घर छोड़ा, दैट इज रिनंसिएशन, देन याद रखिएगा एनलाइटनमेंट, एंड लास्ट महापरिनिर्वाण, that is death. Clear? So animal represent 4 phases of Buddha's life, and in Hinduism में अगर इन 4 animals की बात करें, so there are 4 पुरुषार्थ in Hinduism,
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ। तो ये याद रखिएगा कि ये एनिमल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं बुद्धिज्म में? 4 फेजेस ऑफ बुद्धाज लाइफ, इन हिंदुइज्म 4 पुरुषार्थ। क्लियर? तो कहा जाता है कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ एम्परर अशोका इन द 4 ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस। अब अशोका ने इन 4 एनिमल्स का यूज क्यों किया? क्योंकि अशोका क्या थे? चक्रवर्तिन सम्राट। दैट मीन्स चक्रवर्तिन सम्राट का मतलब, रिमेंबर 4 थिंग्स: बंगाल, नॉर्थ इंडिया, देन sorry, this side Gujarat, North India, this side Bengal, and this side South India. क्लियर? तो जो भी रूलर इन चारों डोर्स को कंट्रोल करेगा, दैट रूलर विल बी कॉल्ड एज चक्रवर्तिन सम्राट। क्लियर? दैट इज वाई अशोका यूज्ड 4 एनिमल्स, समझ में आ रहा है, इन डिफरेंट डायरेक्शन, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। सो इट इज सेड टू डिपिक्ट द रेन ऑफ एम्परर अशोका इन 4 ज्योग्राफिकल डायरेक्शंस। और ये व्हील क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हील रिप्रेजेंट्स एनलाइटेंड रूल। समझ में आ रहा है? समझदारी का रूल। अशोका वॉज एन एम्परर ऑफ इंडिया, फुल ऑफ विजडम, बहुत ही समझदार रूलर। और सबसे अच्छी पॉलिसी अशोका की कौन सी? धम्मा। समझ में आ रहा है? क्लियर एवरीवन? नाउ अब हम बात करेंगे थोड़ी हिस्ट्री की। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ नेशनल एम्बलम। द लायन कैपिटल is a sculpture which was first erected at the top of Ashoka pillar at Sarnath. सारनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट है क्योंकि कहा जाता है कि यहां पर बुद्धा ने फर्स्ट सरमन दिया था टू हिज 5 डिसाइपल्स। क्लियर? सो बुद्धिस्ट संघ मीन्स कम्युनिटी केम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द एनलाइटनमेंट ऑफ कोंडाना। सेकेंड थिंग, national emblem or this lion capital also represents the light of glorious past of ancient India. At that time Mauryan empire, जो कि भारत की बहुत बड़ी, याद रखिएगा, एम्पायर थी, at that time it was a super power. So King Ashoka was a renowned conqueror who later became a Buddhist and he tried to propagate the teachings of Lord Buddha. क्लियर? एंड देन इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए उन्होंने क्या बनवाया? 50 फुट टॉल पिलर एट सारनाथ विच मार्क्स द साइट ऑफ बुद्धाज फर्स्ट सरमन। क्लियर? जिसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। क्लियर? Or in this first sermon there were 5 disciples of Buddha. Clear? So this structure, this pillar was built in 250 BC, also called as Ashoka column. It stands strong even today. Clear? So Ashoka, fondly called by people as Ashoka the Great, he was an Indian emperor of Mauryan dynasty who ruled almost all the, or you can say all the parts of Indian subcontinent from 268 to 232 BC. So after the death of Ashoka, Mauryan empire started declining. That means disintegration of Mauryan empire slowly and slowly. And the last Mauryan ruler was Brihadrat. He was the last Mauryan ruler and he was killed by his own minister, that is Pushyamitra Shunga. Clear? In 185 BC. Clear? So Ashoka in 261 BC, Ashoka ने विटनेस किया क्या? कालिंगा वॉर। एंड अशोका वॉज फिल्ड विद ग्रीफ एंड रिमोर्स, ह्यूज ब्लडशेड। कहा जाता है कालिंगा वॉर में 1 लाख सोल्जर्स की डेथ हो गई थी और लाखों सोल्जर्स घायल हो गए थे। एंड एट दैट टाइम रिवर दया जो थी, उसका जो वाटर था पूरा रेड कलर का हो गया था, इतना ज्यादा ब्लडशेड हुआ था। That is why Ashoka chose a non-violent and peaceful approach to life and he adopted Buddhism.
Clear? And then he started to spread the message of love and peace, and he built several sculptures, stupas. Around 84,000 stupas were built by Ashoka. Clear? And the lion capital is one of the most famous architecture under his name. Clear? Remember this thing. Then पोस्ट इंडिपेंडेंस की अब अगर हम बात करें तो किस तरीके से नेशनल एम्बलम को ऑफिशियल, याद रखिएगा, किस तरीके से सारनाथ पिलर, अशोका कैपिटल, अशोका स्तंभ को नेशनल एम्बलम बनाया गया. करेंटली नेशनल एम्बलम इज, ये जो सिंबल है, दिस इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स विच ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो कि ऑफिशियल सील है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की. This is on our passports also. Clear? The lion capital has been moved from Ashok column to Sarnath Museum. आज अशोक कॉलम से इसको कहां पे रखा गया? सारनाथ म्यूजियम में. It has been preserved under the strict supervision of उत्तर प्रदेश पुलिस फोर्स since 1910 से इसको प्रिजर्व किया जा रहा है, अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन में रखा गया है. And it is kept at a temperature between 200 Celsius to 240 degree Celsius. Humidity 45 to 55%. These are very important facts. Clear? और ऐसे facts आपसे challenging questions में ही आएंगे. Clear? So lion pillar was adopted as the national emblem of India on 26 January 1950. और हमारा नेशनल एम्बलम किस चीज का मैसेज देता है? ये मैसेज देता है जस्टिस, ट्रूथ एंड यूनिवर्सल पावर का. दिस गिव्स द मैसेज और कन्वेज द मैसेज ऑफ जस्टिस, ट्रूथ एंड यूनिवर्सल पावर, एंड ऑल्सो द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी. एंड दीज प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो एनश्राइंड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर? तो इंडियन हिस्ट्री क्या शो करती है कि इंडिया का जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स पीस, जस्टिस एंड टॉलरेंस, ये आज भी प्रिजर्व करके रखा गया. क्लियर? सो इन इट्स स्ट्रक्चर एम्बलम एसेंचुएट्स द फैक्ट दैट इंडिया इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर. दैट मींस इंडिया जो है लैंड है वैरायटी ऑफ कल्चर्स की. मैंने आप सभी को बताया शुरुआत में ही सेशन के, इंडिया इज अ लैंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी. क्लियर? बिकॉज ऑफ इट्स vast geography. So its heritage is seeped into Austrian spiritual doctrine of Buddhism. Clear? और बुद्धिज्म के भी काफी सारी चीजें कहां से ली गई हैं? वेदास से. Clear? So the national symbol of India, it stands for national identity. See the beauty of India, see the beauty of national emblem. Clear? So here are some practice questions जो कि यूपीएससी में पूछे गए हैं. अब एक क्वेश्चन था, who among the following rulers advised his subjects through this inscription? That is, whosoever praises his religious sect or blames other sect out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. तो ये किसने कहा था? ये कहा था अशोका ने. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन 2019 में भी आया, in which of the following relief sculpture inscription is Ranyo Ashoka, that is King Ashoka, mentioned along with the stone portrait of Ashoka? That means कंगाना हल्ली. ऑप्शन ए. तो ये यूपीएससी में आ चुके हैं, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि नेशनल एम्बलम से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर आ सकता है. क्लियर? सो बी रेडी फॉर दिस. तो अब मैं थोड़ा आप सभी को अशोका के बारे में बता देता हूं. अब अशोका की अगर हम बात करें, ग्रेट मौर्यन एम्परर अशोका, ग्रेट मौर्यन रूलर. सो टू अंडरस्टैंड Ashoka, you need to divide his time period. Time period in the sense, or you can say phases of life. So there are 3 phases in the life of Ashoka. 3 phases. One is Kam Ashok.
काम अशोक. Second is Chand Ashok. And third is Dham Ashok. धम अशोक. सभी ड्रॉ कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तुम अगर ये 3 फेजेस समझ गए, तुम अशोका का जो टॉपिक है हिस्ट्री में कभी भी तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं, बस समझना ही काफी है. काम अशोक रिप्रेजेंट करता है प्लेजर्स. समझ में आ रहा है? प्लेजर्स. ओके. मटेरियलिज्म. चांद अशोक इज द ब्रूटल फेज ऑफ अशोका. ब्रूटल फेज. दैट मीन्स यंग अशोका. यहां पर अशोका कौन सा वॉर लड़ते हैं सबसे ब्रूटल? कलिंगा वॉर. कलिंगा वॉर. एंड देन आफ्टर कलिंगा वॉर अशोका अडॉप्टेड बुद्धिज्म बिकॉज ऑफ ह्यूज bloodshed. So from there itself a new phase started in Ashoka's life, that is Dham Ashok. That is Dham Ashok. Clear? Non-violent Ashok. See, there are only 3 phases that you need to understand. Clear everyone? ये याद रखिए. Okay? So सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 3 फेजेस हैं. तो अशोका की ये जर्नी क्या है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ अशोका. ये जर्नी है दिग्विजय टू धम्म विजय. धम्म विजय. दिग्विजय मीन्स अशोका एज ए वॉयलेंट रूलर. समझ में आ रहा है? क्लियर? ब्रूटल फेज ऑफ अशोका. वॉर में हमेशा बिजी रहना. धम्म विजय पीस, फ्रेंडशिप, नॉन वॉयलेंस. क्लियर? सो ये अशोका का कौन सा पीरियड है? ट्रांसफॉर्मेशन का. ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिग्विजय टू धम्म विजय. क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी अशोका की क्या है? दैट इज धम्मा. Dhamma. What is Dhamma? This is the Pali word of Dharma. Pali word of Dharma. What is Dhamma? It is a moral code of conduct. Moral code of conduct. Clear? अब ये मैसेजेस लोगों तक कैसे पहुंचाए जाएं? नॉन वॉयलेंस, पीस के. तो अशोका ने इसके लिए नए ऑफिसर्स बनाए. दैट इज न्यू ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड. दैट इज धम्मा महामत्याज. धम्मा महामत्याज. इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा लोगों को पीस, धम्मा की जो पॉलिसी है उसको स्प्रेड किया जाए, लोगों को समझाया जाए. अब यूपीएससी क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगी? यूपीएससी पूछेगी कि धम्मा को फोर्सफुली इंपोज किया गया. दैट इज रॉन्ग. क्लियर? बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी जो है, जो फिलॉसफी है धम्मा की, दैट इज सार वृद्धि. सार वृद्धि. सार वृद्धि टॉक्स अबाउट सार वृद्धि. ओके? सार वृद्धि क्या कहती है? सार वृद्धि कहती है दैट एवरी इंडिविजुअल शुड नो दी फिलॉसफी ऑफ एवरी रिलीजन. एवरी इंडिविजुअल शुड नो दी बेसिक फिलॉसफी ऑफ एवरी रिलीजन. एवरी इंडिविजुअल शुड नो basic principles of every religion. This is Sar Vriddhi. See the beauty of this ruler, beauty of this policy. That is why this ruler is called as enlightened ruler. इसीलिए चक्र को रिप्रेजेंट किया गया नेशनल एम्ब्लेम में. चक्र क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनलाइटनमेंट.
और जो इंसान इस दुनिया में एनलाइटेंड हो जाएगा वो फिर सीधे भगवान ही बनेगा। समझ में आ रहा है? सी द इंपॉर्टेंस। क्लियर? अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर में कैसे पढ़ोगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, you need to understand the inscriptions clear? तो अशोका ने क्या बनवाया इंस्क्रिप्शन में? एडिक्ट्स। एडिक्ट्स क्या है? रॉयल ऑर्डर्स। एडिक्ट्स को क्या कहा जाता है? रॉयल ऑर्डर्स। रॉयल ऑर्डर्स। सो देयर आर 3 different forms of edicts: rock edict, pillar edict and cave edict. Clear? Cave edict. There are 2 types of rock edicts: major rock edict आप पढ़ेंगे and minor rock edict. Minor rock edict. What is the difference between major and minor rock edict? Major rock edicts बस लेंथ ज्यादा होगी, माइनर जो छोटे रॉक एडिक्ट्स होंगे। समझ में आ रहा है? सो देयर आर 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स। क्लियर एवरीवन? ध्यान रखिए। ओके, नाउ वन मोर थिंग विच यू नीड टू फोकस इन मॉडर्न पीरियड। अब हालांकि हमने शुरुआत किससे किया? नेशनल एम्बलम। वी हैव कंप्लीटेड पॉलिटी with respect to national emblem, current, historical background, post independence, history, everything we have completed. समझ में आ रहा है? नाउ अब यूपीएससी आपसे क्वेश्चन कहां से पूछेगी? मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में, मॉडर्न एम्पायर से। मॉडर्न एम्पायर, यूपीएससी का डोमेन क्या है क्वेश्चन पूछने का? यू नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है मॉडर्न एम्पायर का? इंपॉर्टेंट सोर्स, इंपॉर्टेंट सोर्स इज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र रिटन बाय हुम? कौटिल्य, अ ब्राह्मण। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। कौटिल्य। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? इकोनॉमी। क्लियर? नाउ मैंने आपको बताया देयर आर 4 पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ इन हिंदुइज्म: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्लियर? सो अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? अर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट अर्थ मींस इकोनॉमी और एसेट। आज भी सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या है? दैट इज लैंड। सारी लड़ाई किस चीज की है? लैंड की है। इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट क्या है? बॉर्डर डिस्प्यूट, लैंड। अब इस चीज को बैकग्राउंड में रखो, तुम्हें अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या है? लैंड। तो कौटिल्य ने कितनी अच्छी चीज लिखी, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमी। बट दिस बुक इज ऑन, इसका मतलब क्या है अर्थशास्त्र का? इकोनॉमी। बट द बुक इज ऑन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसीलिए मॉडर्न एम्पायर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं? मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉडर्न इकोनॉमी। ये याद रखिए 2 थिंग्स। तो यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछेगी विद रिस्पेक्ट टू मॉडर्न्स। अशोका से क्या पूछा जा सकता है? अशोकन पॉलिसी से आपसे सबसे इंपॉर्टेंट जो उसकी पॉलिसी है दैट इज धम्मा, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। क्लियर एवरीवन? दिस इज हाउ यू शुड अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। समझ में आ रहा है? ये याद रखिए। तो याद रखिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो बेस है, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उस टॉपिक को पूरी तरीके से क्या करिए? डिकोड करिए। तो IQ सिविल्स आईएएस एकेडमी में सबसे पहली चीज आपको जो सिखाई जाती है दैट इज डिकोडिंग द टॉपिक्स, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। यूपीएससी की डिमांड समझ जाओ, एपीएससी की डिमांड समझ जाओ, और चीजों दैट इज कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए हर टॉपिक के। समझ में आ रहा है? ये याद रखिए।
क्लियर? सो आज के इस सेशन में वी हैव डिस्कस्ड रीसेंट इशू और कंट्रोवर्सी विद रिस्पेक्ट टू नेशनल एम्बलम. Second thing we have discussed, which is related to polity, that is two acts of national emblem. Then GS paper 1 से historical background of national emblem. Then post independence, that means national emblem after the इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया किस तरीके से सिंबल बना, किस तरीके से प्रिजर्व किया जा रहा है सारनाथ पिलर, दैट इज अशोकन स्तंभ को. एंड देन वी हैव डिस्कस दी हिस्ट्री, और हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमने डिस्कस किया, दैट इज अशोका. क्लियर एवरीवन? सो आई होप आप सभी को ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा. क्लियर? आपको हेल्प करेगा. तो ये जितने भी चार्ट्स मैंने बनाए आप सभी लोग बना लीजिएगा, बिकॉज दिस विल हेल्प यू एट द टाइम ऑफ रिवीजन. क्लियर? तो मैंने आप सभी को बताया कि एक नया बैच शुरू होने जा रहा है आईक्यू सिविल्स आईएएस एकेडमी में, तो आप सभी लोग एनरोल करें. ओके? और न्यू बैच इज गोइंग टू स्टार्ट from 25th of July 2022. Limited seats are available. Okay, kindly enroll now. और ये जो इनिशिएटिव शुरू किया है आईक्यू सिविल्स आईएएस एकेडमी ने, ये इनिशिएटिव अब कंटिन्यू रहेगा, ताकि जो आप सभी को दिक्कतें आती हैं कि क्या पढ़ना है न्यूज़पेपर से, क्या नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं कि मेंस में किस तरीके से पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में, ये सारी चीजें अब YouTube पर फ्री इनिशिएटिव में अवेलेबल रहेंगी. तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच.